हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेबल एनर्जी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में। बेसिक्स क्या होता है, क्या होती है अवेलेबल एनर्जी, इसी को हम एक्सर्जी भी बोलते हैं, इसी को अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं। सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। जिसने भी लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देखो, उससे पहले इंट्रोपी देखो और फिर देखो, आपको सारी चीजें स्मूथली समझ आएंगी 101%। क्लियर है ना? जो भी स्टूडेंट आज के लेक्चर में नया जुड़े हैं वो एंट्रोपी से देखना एटलीस्ट स्टार्ट करें। मैं तो ये बोलूंगा लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो अगर थर्मोडायनामिक्स पे अच्छी कमांड करनी है। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स अगर आपको आ गया, ये बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आ गया, तो आपके दो तीन सब्जेक्ट तो टिप्स हो जाने। जैसे पावर प्लांट हुआ, जिसे हम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, आईसी इंजन हुआ, आरएसी हुआ, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं आया तो आगे आने वाले टॉपिक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पिक करो, बंद करो, इस लेक्चर को यहीं पॉज कर दो और लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। खुद के नोट्स बनाओ, बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब हम हैं आपके साथ। बहुत अच्छी। तो फिर से मैं आपका एक बार अपने चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पर स्वागत करता हूं और हम पढ़ने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी। जो हमने देखा था कल, केस देखा था पहला वाला, आज हम दो केस देखेंगे। एक तो फाइनाइट बॉडीज के लिए क्या होती है अवेलेबल एनर्जी, और फ्लो प्रोसेस है तो उसके लिए अवेलेबल एनर्जी क्या होगी। क्या सब लोग तैयार हैं कॉपी पेन लेके? बहुत अच्छे, बिल्कुल तैयार है सर। आप तो स्टार्ट करो, हमको तो इंतजार है सदियों से कि किसी भी तरह अवेलेबल एनर्जी खत्म हो और हम ऐसे ही मजा लें, लोगों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और चैनल में जो भी लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका भी प्रॉफिट होगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलने हैं तो आपको बेल आइकन को प्रेस तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अवेलेबल एनर्जी केस टू फाइनाइट बॉडी। केस टू हम डायरेक्ट फाइनाइट बॉडी की बात करेंगे। देखते हैं ना, केस टू था कौन सा? फाइनाइट बॉडी का था। केस टू फाइनाइट बॉडीज की अगर हम बात कर रहे थे, फाइनाइट बॉडीज, क्लियर है? इसमें भी मैंने पहले फाइनाइट बॉडी देखी थी। मैं बोलूंगा 2.1, केस नंबर 2.1 की बात करूंगा, जिसमें मैं इनकम्प्रेसिबल बॉडी की बात करने वाला हूं। क्या इतना क्लियर है? इनकम्प्रेसिबल बॉडी, इनकम्प्रेसिबल बॉडी, देखते रहना। और जिसे हम सॉलिड बोल दो या फिर लिक्विड बोल दो, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें मैं पहले डिस्कस करा चुका हूं, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर बोलता है सर मेरे पास इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, बॉडी है, उससे मुझे अवेलेबल एनर्जी चाहिए, तो हमको तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। कौन सी तीन चीजें? कि जो अवेलेबल एनर्जी है वो इज द फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। सबसे पहला, एनर्जी एट द स्टेट, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की क्या एनर्जी है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सराउंडिंग। तीन चीजें थी कि जो हमारे पास एनर्जी है, मींस जो भी बॉडी है उसके पास कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड कर रही है। और वो एनर्जी जो है उसका सिस्टम का स्टेट क्या है, मींस क्या टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तीसरा, उसको हमें सराउंडिंग तक लेके जाना है तो स्टेट ऑफ सराउंडिंग की भी बात करेंगे। ये तीन चीजें जिसके दिमाग में क्लियर हो गई, अवेलेबल एनर्जी तो चुटकियों में उड़ेगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि मैंने बात किया कोई भी सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड कुछ ना कुछ टेम्परेचर पर होगा, होगा बिल्कुल होगा। बात कर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। बहुत अच्छे, देखते रहे ना, एट एनी टेम्परेचर, कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है, बहुत शानदार कंसेप्ट। और मैं बात कर रहा हूं कि मैं अगर उसको स्टेट वन पे रखता हूं, जैसे एट एनी टेम्परेचर टी, क्या है, T1 ले लेते हैं स्टेट वन पे। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस T1 पर, मींस इस स्टेट पर, स्टेट ऑफ सिस्टम पर इसके पास कितनी एनर्जी है अवेलेबल। क्लियर है ना? कितनी एनर्जी है और इसे हम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी टोटल एनर्जी है, हमको टोटल एनर्जी बता दो। कितनी अनअवेलेबल एनर्जी है वो बता दो, हम अवेलेबल एनर्जी निकाल दें। मतलब कहने का, मैं इस टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T1, देखते हैं ना, एट टेम्परेचर T1 मैं टोटल एनर्जी पता करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर कितनी टोटल एनर्जी इसके पास अवेलेबल है, टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी इसका मतलब अगर इसका कुछ टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और मैं अगर बात करने वाला हूँ कि इंटरनल एनर्जी की, तो सर इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तुरंत बोलूंगा टोटल एनर्जी जो होगी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है। मैं तुरंत बोलूंगा कुछ ना कुछ स्टेट वन पे इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ टोटल एनर्जी U1, क्लियर है ना। अगर इसका कुछ सब्सटेंस है, टोटल एनर्जी देखते हैं ना, लो क्या कंप्लीट यू ले लेते हैं, कुछ मास भी आओ, कंप्लीट U1 है, बिल्कुल ठीक है। हम इसे जानते हैं क्या होती है, mc(T1) होगी नहीं होगी। इस पे मास बता दो क्या है, C बता दो क्या है, स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर क्या है इसका, स्टेट ऑफ सिस्टम का, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो हम तुरंत बोल देंगे सर ये टोटल एनर्जी थी इसके पास टेम्परेचर 1 पर अवेलेबल, बहुत बढ़िया। ये टोटल एनर्जी बात कर रहा हूँ मैं, अवेलेबल एनर्जी की बात नहीं कर रहा। मतलब कहने का सर अगर ये टोटल एनर्जी है, इसमें से अगर मैं अनअवेलेबल एनर्जी पता चल जाए कहीं से एट टेम्परेचर T1, मैं अब निकालने वाला हूँ अनअवेलेबल एनर्जी, देखते हैं ना, अनअवेलेबल एनर्जी। इस T1 पर मैं निकालने वाला हूँ अनअवेलेबल एनर्जी, देखो अनअवेलेबल एनर्जी। तो अनअवेलेबल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, यू ए ई होती है, बिल्कुल ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में देखा था अनअवेलेबल एनर्जी जो होती है इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, बता दो एस पॉइंट पर, बहुत बढ़िया। सर एंट्रोपी पता चल जाए मुझे S1 पर, मींस स्टेट 1 पर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर पता चल जाए तो अनअवेलेबल एनर्जी आ गई। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इस वन स्टेट पर अवेलेबल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है, अवेलेबल एनर्जी एट पॉइंट 1, तो मुझे टोटल एनर्जी जो थी इसके पास, इसमें से अनअवेलेबल को घटा दो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हो गया कि अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट पॉइंट 1 अगर मैं निकालना चाहता हूं, मैं तुरंत लिख दूंगा क्या होगी, U1 इंटू सी इंटू T1, क्लियर है ना, माइनस के T0 इंटू, कहां तक ले जाओ इसे, कोई मुझे बताएगा, ये T0 इंटू क्या आएगा, S1 आएगा, बहुत शानदार। इतना क्लियर है, T0 इंटू S1। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ, ये U1 है मास, ये टोटल U1 लेना है ना, U1 इंटू T0 S1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U1 इंटू T0 S1, देखते रहो U1 माइनस के T0 S1, क्लियर है। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म में लिखना चाहता हूं तो पर यूनिट मास कर देंगे। इतना क्लियर हुआ, स्टेट 1 पर जो अवेलेबल एनर्जी हम यहां से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अब इधर समझना, कंसेप्ट को समझना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, क्लियर है ना। हमने बोला ये तो की टोटल एनर्जी थी, ये अनअवेलेबल एनर्जी थी स्टेट 1 पर, और ये हमारी अवेलेबल एनर्जी स्टेट 1 पर, इतना क्लियर है। अब मैं इस टेम्परेचर T1 से T2 ले जाना चाहता हूँ, इस इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस को। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनाइट बॉडी है, क्या है, फाइनाइट बॉडी पहले कुछ टेम्परेचर पर आई होगी T1 पर, देखते रहो, और ये T1 से T2 पर गई, गई होगी कि नहीं गई होगी, बिल्कुल गई होगी। इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, और टेम्परेचर कम हुआ होगा कुछ ना कुछ, पहले इसके पास अवेलेबल एनर्जी रही होगी 8.1 पर, इसके पास दोबारा में अवेलेबल एनर्जी रही होगी 8.2 पर, बिल्कुल रही होगी, देखते रहना, अवेलेबल एनर्जी 8.1, अवेलेबल एनर्जी 8.2। इसका मतलब यहाँ पर भी बोल सकता है T1 से T2 टेम्परेचर को ये अप्रोच कर रही है, ये फाइनाइट बॉडी T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर को अप्रोच कर रही है। तो इसका चेंज इन अवेलेबल एनर्जी क्या होगा, मतलब अवेलेबल एनर्जी का लॉस कितना रहा होगा, क्लियर है ना। यहाँ से मुझे हीट सप्लाई हो रही होगी ना, और हीट अगर सप्लाई हो रही है, फाइनाइट बॉडी की बात हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात होती, तो मैं इसमें पहला वाला केस लगा देता। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, समझ आए ना। तो जो फाइनाइट बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ थर्मल रिजर्वोयर नहीं है, ये इनकम्प्रेसिबल बॉडी है या फिर फाइनाइट बॉडी है, इनके टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब टेम्परेचर चेंज होते हैं तब हमको स्टेट 1 पर अवेलेबल एनर्जी बताओ, स्टेट 2 पर अवेलेबल एनर्जी बताओ, और फिर तुरंत हम निकाल देंगे चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ, मुझे जल्दी बताओ, इतना कितने लोगों को क्लियर हो रहा है। अगर ये क्लियर हो गया तभी आपको आगे की चीजें बहुत स्मूथली समझ आ जाएंगी, क्लियर है ना। ये क्लियर हो गया तो आपको स्मूथली समझ आ जाएंगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अवेलेबल एनर्जी 1 पर तो हमने ऐसे निकाल दी सर, सिमिलरली मैं अवेलेबल एनर्जी 2 पर भी तो निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अवेलेबल एनर्जी, देखो अवेलेबल एनर्जी 1 पर जब मैंने निकाली तो मैंने क्या लिखा कि टोटल एनर्जी होगी U1 माइनस के T0 S1 कर दूं, यही लिखा। तो अवेलेबल एनर्जी 2 पे भी मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ कि सर U2 बता दो, और माइनस के
टी नॉट एच टू बता दो, इतना क्लियर है। और U2 जो क्या होगा, सिंस यहाँ पे देख लेना, U2 जो होगा वो क्या होगा, कुछ मास होगा, मास तो सेम है ना, फाइनाइट बॉडी है, स्पेस में यूनिट भी सेम रहने वाली है, बस टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। मींस टू स्टेट पर जाके इतनी इसके पास टोटल एनर्जी बची, बची के लिए बची, इसमें से भी कुछ हिस्सा अनअवेलेबल का होगा, वो क्या है, टी नॉट एच टू है। तो हम तुरंत बोलेंगे ये तो U2 है, तो अनअवेलेबल एनर्जी जो होगी हमारी, अनअवेलेबल एनर्जी जो स्टेट 2 पॉइंट पर अनअवेलेबल एनर्जी सेकंड स्टेट पर, वो क्या है सर, वो टी नॉट और एच टू के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ से अवेलेबल एनर्जी 1 पर आ गई, अवेलेबल एनर्जी 2 पॉइंट पर आ गई फाइनाइट बॉडी की, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया, दिमाग के बीच में घुस गया मेरे नाम, ठीक है। इधर देखते रहना। अब मैं लिखना चाहता हूँ इसी के लिए, क्या लिखना चाहता हूँ सर, मुझे बता दो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, या फिर लॉस कितना हुआ अवेलेबल एनर्जी का, या फिर हमारी अनअवेलेबल एनर्जी कितनी बढ़ गई है। तीनों चीजें क्या सेम है, देखते रहना। मैं लिखना चाहता हूँ चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी की बात करो, चाहे लॉस की बात करो। चेंज अगर हुआ है तो लॉस हुआ होगा अवेलेबल एनर्जी का, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने में, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। और मैं ये भी बात कर सकता हूँ इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी की, अनअवेलेबल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो मैं लिखना चाहूंगा सर स्टेट 1 पर जो अवेलेबल एनर्जी थी उसमें से घटा दो स्टेट 2 की अवेलेबल एनर्जी को, बहुत अच्छे। और हम तुरंत बोलेंगे यहाँ से जो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी आ रहा है, देखते रहा, यहाँ से जो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी आ रहा है, जिसे मैं बोला था U1 माइनस के टी नॉट S1, 1 पे थी, माइनस मैं लिख सकता हूँ U2 माइनस के टी नॉट S2। क्लियर है ना। अब यार देखना, ये जो सिमिलर दिखाई दे रहा है, ये जो टर्म है ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये स्टेट 1 पर है, ये किस पर है, स्टेट 1 पर, और ये किस पर, स्टेट 2 पर। ऐसे कहीं भी हमें ले जाना है तो ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे सर। स्टेट 3 की बात करें U3 माइनस टी नॉट S3, 4 की बात करें U3 माइनस टी नॉट S4। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुरंत बोल दूंगा ये चेंज इन अवेलेबल एनर्जी पूछता है, हमेशा चेंज इन अवेलेबल एनर्जी पूछेगा, क्योंकि एक स्टेट से इसी कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल बॉडी को बोला होगा इसका टेम्परेचर इतना है, T1 से अगर मैं T2 लेके गया तो कितना हमारा चेंज इन अवेलेबल एनर्जी हो गया। मींस इसी को हम बोल रहे हैं यही मैक्सिमम यूजफुल वर्क बचा, कि इसमें से इतना घसा इसमें से इतना अगर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, इसी को हम बोलते हैं क्या, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। और ये फॉर कंप्लीट मास के लिए लिख रहा हूं मैं, किसके लिए, फॉर कंप्लीट मास, क्योंकि हमने पूरा मास कंसीडर किया है, कंप्लीट मास। और अगर मैं फॉर पर यूनिट मास लिखता हूं चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी पर यूनिट मास अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, ये सब स्मॉल टर्म हो जाएंगे, स्पेसिफिक U1 माइनस के टी नॉट S1 छोटा हो जाएगा, हो जाएगा रहेगा, माइनस के U2 टी नॉट S2 ये छोटा हो गया। क्लियर है। ये किसके लिए, फॉर पर यूनिट मास। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय, बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म है। इतना क्लियर हो सबको। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है U माइनस के टी नॉट S, इसको बोलते हैं हम क्या, अवेलेबिलिटी फंक्शन, अवेलेबिलिटी फंक्शन, अवेलेबिलिटी फंक्शन। और इंडिकेट कर दें किससे, फाई से। तो मैं तुरंत बोल दूंगा अगर चेंज इन अवेलेबल एनर्जी क्या है, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी अगर पूछ रहा है तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि सर φ1 माइनस के φ2 बता दो, कि अवेलेबिलिटी फंक्शन का डिफरेंस बता दो, वही चेंज इन अवेलेबल एनर्जी होगा। कितने लोगों को इतना क्लियर हुआ, मुझे जल्दी से बता दो कितने लोगों को ये क्लियर हो गया कि हाँ सर हमको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे निकालना है, क्लियर है ना, इस तरह से हम निकालेंगे। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करना है इधर समझना, समझना कंसेप्ट को, कैलकुलेट कैसे करना है। मैं एग्जांपल लूंगा, देखते रहना कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसी का, किस तरह से हम करने वाले देखो। नेक्स्ट में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई एग्जांपल है, एग्जांपल उसने बोला ये कोई क्या था, सॉलिड सब्सटेंस था, कुछ भी था, रहा हुआ, ठीक है। इसने बोला कि इसका टेम्परेचर है T1, क्या है T1, इसको मैं T2 टेम्परेचर तक अप्रोच कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ T2 टेम्परेचर तक, क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं इसी सब्सटेंस को। इसका कुछ मास रहा होगा, कुछ C रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। सेम सब्सटेंस है, इसका भी मास रहा होगा, C रहा होगा, बहुत बढ़िया, देखते रहना। अब बोलेगा चेंज इन अवेलेबल एनर्जी बताओ, क्लियर है, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी बताओ। तो मैं तुरंत लिख दूंगा चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी
हमें पता है सर क्या होती है कि अवेलेबल एनर्जी 1 पे बता दो क्या होगी, U1 माइनस के T नॉट S1 होगी कि नहीं होगी, ये कंप्लीट मास के लिए लिख रहे हैं, माइनस के U2 माइनस T नॉट S2 होगी कि नहीं होगी, T नॉट S2 होगी। बहुत अच्छी। लेकिन ये तब निकाल पाएंगे जब वो बोलेगा कि जब इसको हम ले जा रहे थे तो इसका सराउंडिंग टेम्परेचर भी हुआ कुछ ना कुछ। यहाँ पर इसने दे दिया क्या सराउंडिंग टेम्परेचर, कुछ ये T नॉट क्या है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है, सब कुछ क्या गिवन है, देखते रहे। हमने देखो सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसी चेंज इन अवेलेबल एनर्जी को अगर लिखना है तो U1 माइनस U2 लिख लूं पहले, U1 माइनस U2, इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर। अब इधर देखना माइनस, इसको अगर मैं लिखता हूँ T नॉट S1 आएगा, आया कि नहीं आएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस T नॉट S2। देखते हैं ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। क्या मैं लिख सकता हूँ ये U1 माइनस के U2 और माइनस T नॉट को बाहर निकाल लिया, क्या मैं लिख सकता हूँ S2 माइनस S1, ये पॉजिटिव है ना, जैसे पहले लिया उससे बाद में लिया। देखो इतना क्लियर है सबको, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे जल्दी से बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या इतना क्लियर है। और ये माइनस को मैं निकाला तो प्लस हो जाएगा यहाँ, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम तुरंत बोलेंगे कि चेंज इन अवेलेबल एनर्जी अगर हमें लिखना है तो देखो मैं तुरंत बोलूंगा U1 माइनस के U2 और प्लस प्लस T नॉट S2 माइनस S1 बना लो। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि अगर मैं S2 को पहले लिखना चाहता हूं तो ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का जो तभी होगा मल्टीप्लाई करो माइनस, क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पता है हमको सर, ठीक है, C भी पता है और T1 माइनस T2 टेम्परेचर भी पता होगा, बहुत अच्छे, प्लस T नॉट। क्या अगर मैं इसे बोल रहा हूँ चेंज ऑफ एंट्रोपी जो S2 माइनस S1 है, क्या ये S2 चेंज, ये S2 माइनस S1, क्या ये चेंज इन एंट्रोपी नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, चेंज इन एंट्रोपी। देखो जिसको एंट्रोपी आता होगा उससे क्लियर हो जाएगा, फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप चीजों को ढंग से समझोगे तो। क्या हम जानते हैं डेल्टा एस इनकम्प्रेसिबल के लिए मैंने एक टेबल लिखाई थी, इससे पहली क्लास जो 25 क्लास इसने अटेंड की होगी, लेक्चर नंबर 25, उसमें मैंने सबसे पहले क्या है एक टेबल लिखाई थी एंट्रोपी कैलकुलेट करने की। अगर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, सॉलिड लिक्विड है, तो हम जानते हैं एमसी क्या होता है, लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, हुआ कि नहीं हुआ, एमसी लॉग ऑफ टी फाइनल क्या है सर, T2 अचीव कर रहा है फाइनल, और इनिशियल क्या है T1, और यहाँ से एंट्रोपी आएगी, इसको यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर हम डेल्टा एस रख देंगे। क्या इतना क्लियर है, और ये सारी चीज हमें दे देंगी क्या, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया सब, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इधर देखते रहे, और इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, सारी चीज क्या है सेम है। इसको स्टार मार्क कर लेना, मैंने एग्जांपल लेके समझाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर कोई वर्क एटमॉस्फेयर की बात की हमने, एटमॉस्फेरिक वर्क की बात की बिल्कुल नहीं की, अभी गैस के लिए बात करेंगे। देखो एटमॉस्फेरिक वर्क भी यहाँ पर क्या होगा, नेगलेक्टेड होगा। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक वर्क है वो क्या है, जीरो है। देखो यहाँ पर हम बात करें नो एटमॉस्फेरिक वर्क, नो WATM इज प्रेजेंट और इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेज या बॉडी, इनकम्प्रेसिबल बॉडी के लिए कोई भी इन, ये हमारा एटमॉस्फेरिक वर्क नहीं आएगा, इनकम्प्रेसिबल बॉडी या फिर हम बोलते हैं सब्सटेंस। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो जो भी हमने निकाला है, ये जो हमने लिखा है, यही मैक्सिमम यूजफुल वर्क के बराबर है। ये क्या है, वर्क मैक्सिमम बोलो चाहे वर्क यूजफुल मैक्सिमम बोलो, वर्क मैक्सिमम बोल दो या फिर मैक्सिमम यूजफुल वर्क बोल दो, यही होगा। ये किसके बराबर है, U1 माइनस के T नॉट S1 माइनस U2 माइनस T नॉट S2। लेकिन गैस के केस में ये डिफरेंट होता है, अभी समझें कैसे, कि वर्क मैक्सिमम निकाला हो, मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाला हो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के लिए, तो हमारा इतना मैक्सिमम यूजफुल वर्क हम निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा मैक्सिमम बोलो चाहे इसे यूजफुल बोलो चाहे मैक्सिमम बोलो, दोनों चीज क्या सेम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक वर्क यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बताएंगे, अभी देखना। एटमॉस्फेरिक वर्क आएगा कहां से सर, एटमॉस्फेयर में जो वर्क करना पड़ा होगा या फिर एटमॉस्फेयर में वर्क दे रहा होगा, क्या इसने एटमॉस्फेरिक में कोई वर्क किया क्या,
करता तब जब अपने आप एटमॉस्फेरिक पर वर्क हो रहा होता है। वो कैसे होता है गैस के केस में समझेंगे। अब देखो मैं लिखने वाला हूं, ये अभी तक हमने बात किया केस 2.1। केस 2.1 क्या बोला था, ये बोला था देखो सर इनकम्प्रेसिबल बॉडी की बात करते हैं, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की बात करते हैं, तो इस तरह से हम कंसेप्ट निकाल सकते हैं। और जो हमारा निकला है वो मैक्सिमम यूजफुल और मैक्सिमम वर्क किसके बराबर निकला है, इसके बराबर निकला है। और इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आराम से। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कौन से 2.2 केस की, केस 2.2। केस ऑफ 2.2 क्या बोलता है 2.2, फॉर गैसेस की बात करें, फॉर गैसेस देखते रहना। अब गैसेस भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे रही होगी, मतलब T1 से क्या हो रहा होगा, T2 टेम्परेचर अचीव कर रहा होगा किसी प्रोसेस के दौरान। T1 से वो गैस कहां जा रही है, T2 टेम्परेचर जा रही है। बहुत अच्छे। और ये भी क्या फाइनाइट बॉडी की बात कर हुआ है, एक इनकम्प्रेसिबल एक है कंप्रेसिबल। फॉर गैसेस ये क्या कंप्रेसिबल बॉडी है, कंप्रेसिबल बॉडी। इसका मतलब इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें प्रेशर का भी टर्म आने वाला है, देखते रहना प्रेशर का भी टर्म आने वाला है बहुत सारा। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, इसके पास T1 है और ये फाइनाइट बॉडी है। तो अगर मैं इसकी अवेलेबल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो अंदर ही बता देगा वन स्टेट पर क्या होगी सर, सर इसका U1 बताओ माइनस के T1 S1 बताओ। अभी किया हमने, सेम कंसेप्ट है। सर इसका अवेलेबल एनर्जी 2 निकालना चाहता हूं, यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी 2, देखो 2 स्टेट पर अगर अवेलेबल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी क्या U2 इंटरनल एनर्जी होगी इसकी, और माइनस से क्या होगी T0 S2। बहुत अच्छे, देखते रहना T0 S2। और ये सारी चीजें अभी हम क्लोज सिस्टम में एनालिसिस कर रहे हैं, सब कुछ क्या क्लोज है, फ्लो नहीं कर रहा कुछ भी, नॉन फ्लो प्रोसेस हो रही है और क्लोज सिस्टम में हो रही है। अभी मैं ओपन सिस्टम और फ्लो प्रोसेस की भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो सबको, बिल्कुल हो गया। ये आ गई अवेलेबल एनर्जी, तो मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, देखते रहना कि अगर मैं चेंज इन अवेलेबल एनर्जी लिखना चाहता हूँ, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, किसी को बहुत आसानी से समझना। चेंज इन अवेलेबल एनर्जी लिखना चाहता हूँ, क्या मैं U1 माइनस के T0 S1, U1 माइनस T0 S1 माइनस क्या लिख दूं U2 माइनस के T0 S2। इतना क्लियर। और एक इसके लिए फॉर कंप्लीट मास के लिए, फॉर कंप्लीट मास, क्लियर है ना। अब ये जो हमने लिखा है, ये जो टर्म है, ये सिर्फ मैक्सिमम वर्क बताएगा हमको, यूजफुल नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा अभी बताऊंगा मैं। वर्क क्या दे रहा है, मैक्सिमम वर्क देगा। यहां से ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम वर्क आ रहा है हमारे पास, ये क्या है मैक्सिमम वर्क। लेकिन यूजफुल वर्क कब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं गैस को T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पे ले जा रहा हूँ, मींस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ले जा रहा हूँ, तो गैस एक्सपेंड कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। गैस क्या कर रही होगी, एक्सपेंड कर रही होगी, देखते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ जब T2 टेम्परेचर पर गई गैस, क्या उसका प्रेशर जो होगा स्टेट 2 पर, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, 100% होगा। इसका मतलब हम T1 से T2 किसी प्रोसेस के दौरान ले गए, उसको एक्सपेंड करा दिया 1 से 2 स्टेट, लेकिन वो 2 स्टेट पर जाके भी उसका प्रेशर कुछ ना कुछ हायर प्रेशर रहा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें तो डेड स्टेट तक ले आना है, तो अपने आप एक्सपेंड कर जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर है तो गैस अपने आप एक्सपेंड कर जाएगी, और वो अगर अपने आप एक्सपेंड कर गई तो वो गैस जो है एटमॉस्फेरिक पे क्या करेगी, वर्क करेगी। एटमॉस्फेयर पे क्या करेगी, वर्क करेगी ना, एक्सपेंड करेगी। एटमॉस्फेयर पे क्या करेगी, वर्क करेगी। और वो एटमॉस्फेयर पे जो वर्क करेगी वो क्या होगा वर्क, एटमॉस्फेयर पर प्रेशर पीडीवी वर्क होगा, हुआ भी होगा। तो हम यहाँ से बोल देंगे, मैं इसको लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, कि यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक जो वर्क आ रहा होगा वो क्या होगा सर, क्या प्रेशर एटमॉस्फेयर का P0 है, सराउंडिंग स्टेट क्या है, सराउंडिंग स्टेट सबको क्लियर है। सराउंडिंग स्टेट पर टेम्परेचर होगा कुछ T0, प्रेशर होगा P0, क्लियर है ना। कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक वर्क करना चाहता हूँ, देखते रहना, एटमॉस्फेरिक वर्क हम निकालना चाहते हैं तो क्या होता है सर, पीडीवी वर्क होता है। क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेस किया होगा। क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, सब कुछ क्लोज सिस्टम की बात हो रही है। क्लोज सिस्टम में अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पीडीवी वर्क आ गया। और पीडीवी वर्क एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर होता है, P2। एक्सपेंड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये एटमॉस्फेरिक जो वर्क था, गैस ने अपने आप किया किस पर, एटमॉस्फेयर पर। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी उसने अपनी लूज कर ली एटमॉस्फेयर में एक्सपेंड करने में। इसका मतलब ये हमें यूजफुल तो मिली नहीं, वो वेस्ट हो गई एटमॉस्फेयर में, हो ही होगी। इसका मतलब अगर मैं यूजफुल मैक्सिमम वर्क निकालना चाहता हूं तो वर्क मैक्सिमम में से WTM घटा दूं, घटा दूं। अब इधर देखना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गैस के केस में। अगर मैं W मैक्सिमम यूजफुल लिखना चाहता हूँ गैस के केस में, तो वो क्या होगा सर, हमको W मैक्स बता दो कितना था,
1 स्टेट से 2 स्टेट तक पहुंचने में माइनस के एटमॉस्फेरिक वर्क घटा दो, बहुत अच्छे। और मैं तुरंत बोल दूंगा कि वर्क मैक्सिमम क्या था, U1 माइनस के T नॉट S1 माइनस U2 माइनस के T नॉट S2, U2 माइनस के T नॉट S2, देखते रहना। ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम वर्क। अब इसमें से एटमॉस्फेरिक वर्क घटा दूं P नॉट, क्या कर दूं मैं, V2 माइनस V1। और ये जो भी आया है ये आया है वर्क मैक्सिमम यूजफुल, क्या है, मैक्सिमम वर्क यूजफुल आया है ये हमारे पास गैस के केस में यूजफुल। देखते हैं ना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। गैस के केस में यूजफुल मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम वर्क दोनों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है। अगर कल को क्वेश्चन में पी नॉट नहीं देता है, V2 माइनस V1 नहीं देता है, तब हम बोल देंगे कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क ही मैक्सिमम वर्क के बराबर हुआ, तो डेटा ही नहीं हुआ है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है सबको। तो इसको क्या कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है गैस के केस में। क्लियर है ना, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो, ये जो हमने लिखी है इक्वेशन, ये कंप्लीट मास के लिए लिखी है, फॉर कंप्लीट मास। इसके लिए फॉर कंप्लीट मास ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। पर यूनिट मास लिखना चाहते हो तो सब स्पेसिफिक टर्म हो जाएंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 हो जाएगा, ये एंट्रोपी स्पेसिफिक हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी स्पेसिफिक हो जाएगी। क्लियर है ना, तो हम पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या, मैक्सिमम यूजफुल वर्क गैस के केस में, याद रखना केसेस, तो पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, पर यूनिट मास। इसका मतलब सब स्पेशल टर्म आएंगे। U1 छोटा हो गया देखो, माइनस T नॉट, एंट्रोपी भी छोटी हो गई देखो। क्लियर है, माइनस के U2 माइनस T नॉट S2, देखते रहना। और यहाँ माइनस के P नॉट, क्या मैं V2 स्पेशल वॉल्यूम माइनस के V1 कर दूं, बहुत अच्छी, देखते रहना। अब मैं U1, देखते रहना, U1 माइनस T नॉट S1, 1 1 टर्म को एक साथ लिखता हूँ। 1 1 टर्म को देखो, मैं U1 माइनस के T नॉट S1, और यहाँ का भी 1 टर्म लिखता हूँ, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। तो हम इसको लिख देंगे प्लस के P नॉट V1, ऐसे लिख सकते हैं। 2 स्टेट वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस U2, देखो माइनस U2, और ये माइनस के T नॉट S2, देखते हैं, और प्लस के P नॉट V2 लिखूं, तो देखो वही चीज आ रही है। देखो ये माइनस का U2 था, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस P नॉट माइनस का, देखो ये क्या हो गया, ये माइनस का टर्म आ गया, आया क्या, प्लस के V2, ये मतलब V2 इंटू P नॉट माइनस का है, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट करके माइनस आएगा। मतलब कह रहा है गैस के केस में इसको हम क्या बोल रहे हैं, अवेलेबिलिटी फंक्शन। ये क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी फंक्शन। इसको मैं phi1 से इंडिकेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको क्या बोल दूं, phi2, बहुत अच्छे, phi। गैस के केस में अवेलेबिलिटी फंक्शन, अवेलेबिलिटी फंक्शन इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सपोज क्लोज चला है, फ्लो नहीं किया, इन क्लोज सिस्टम में प्रोसेस हो रही है 1 से 2, समझ आ रही है बात। क्लोज सिस्टम फॉर गैसेस, क्या मैं लिख सकता हूँ, फाई जो होगा वो क्या होगा, सर यू बता दो किसी स्टेट का, माइनस के T नॉट S बता दो किसी स्टेट का, और प्लस के P नॉट V बता दो स्पेशल वॉल्यूम। क्लियर है ना, और हम इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो हम तुरंत बोल देंगे वर्क मैक्सिमम यूजफुल अगर कभी भी चाहिए तो बस हमको अवेलेबिलिटी फंक्शन पता होना चाहिए, phi1 माइनस phi2, और हमें तुरंत निकल आएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये चीज, कितने लोगों को क्लियर हुई, ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गई होगी। और हम तुरंत निकाल देंगे, यहाँ पर भी उसी तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कितना क्लियर है, यहाँ पर भी हम उसी तरह कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर मैं इसको और लिखना चाहता हूँ, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वर्क मैक्सिमम, अरे क्या हो रहा है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वर्क जो मैक्सिमम है हमें यूजफुल चाहिए, यूजफुल, अगर मैं U1 का U2 के साथ लेता हूँ, U1 U2 एक साथ लेता हूँ, U1 माइनस U2, क्लियर है ना, माइनस माइनस, अगर मैं T नॉट S1 माइनस S2 लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख लूँ, प्लस के T नॉट S2 माइनस S1, क्लियर है, और यहाँ पर माइनस के क्या लिख लूँ, P नॉट V2 माइनस V1, ये कंप्लीट मास के लिए लिख रहा हूँ मैं, V2 माइनस V1। अगर पर यूनिट मास लिखता तो यहाँ डिफाइन करता, क्लियर है, पर यूनिट मास लिखता तो डिफाइन करता। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी निकालो गैस की। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी गैस की, ये गैस की बात हो रही है, देखते रहना, मजा आने वाला है। देखो कंसेप्ट तुरंत चेंज हो जाएंगे, अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर जो H2 माइनस S1 है, ये जो H2 माइनस S1 है, देखते रहना,
S2 माइनस S1। क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन एंट्रोपी फॉर द गैस है क्या? चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी फॉर द गैस, बहुत बढ़िया, फॉर द गैस, बहुत अच्छे। कितना क्लियर है? अब कोई मुझे बताएगा यहाँ U1 माइनस U2 है, तो यहाँ U1 माइनस U2 की जगह क्या रखेंगे? U1 माइनस U2 की जगह हम क्या रखने वाले हैं कि ये गैस है और गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? चेंज होती है। कांस्टेंट प्रेशर अलग, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? अलग होती है। कितने लोगों को ये चीज क्लियर है कि कांस्टेंट प्रेशर अलग होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम अलग होती है? तो हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट आ रही होगी, तो हम तुरंत लिख देंगे यहाँ जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क होगा। देखो मैक्सिमम, W मैक्सिमम लिखते रहना, यहाँ पर एक लाइन कीजिए, W मैक्सिमम यूजफुल जो होगा क्या है इस इक्वेशन से कि एम सी वी बात करूंगा मैं T1 माइनस T2, एम सी वी T1 माइनस T2 और प्लस प्लस T नॉट S2 माइनस S1 लिख सकते हैं और माइनस P नॉट V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सबको? एम सी वी T1 माइनस T2 प्लस T नॉट S2 माइनस S1 माइनस के P नॉट V2 माइनस V1 कहां से है? इंटरनल एनर्जी फॉर द गैस जो होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेके हम कैलकुलेट करते हैं। वहां जब हम इनकम्प्रेसिबल पढ़ रहे थे वहां दोनों सेम होती थी सीपी सीवी, इसीलिए हम एम डॉट सी लिया था। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस है, क्लियर है ना? तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट कंसीडर करनी है, जानबूझ के वो सीपी देगा और आर देगा। अगर आपने सीपी लगा दिया वहां तो सब कुछ गलत हो जाएगा, क्लियर है ना? और ये S2 माइनस S1 भी हम जानते हैं गैस के लिए, फॉर गैसेस हम S2 माइनस S1 फॉर गैसेस के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो हमको पता है क्या होता है कि m Cp log T2 अपॉन T1 माइनस के mr log P2 अपॉन P1 कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो। और हम ये भी लिख सकते हैं mCv log T2 अपॉन T1 माइनस के प्लस के mr log V2 अपॉन P1। ये सबको पता होगा, क्लियर? इतना क्लियर है सबको? ये V2 V1 इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। मतलब कहने का हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या चीज दी है क्वेश्चन में, सॉलिड दिया है, लिक्विड दिया है, तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की हेल्प से। अगर उसने गैस दी है तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है? इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं तीसरा केस और देखने वाला हूं, अब मैं तीसरा केस और देखने वाला हूं, क्या होता है वो देखने वाले हैं। तीसरा केस क्या होगा? फ्लो प्रोसेस की बात करेंगे हम। यहां तक सब निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे फ्लो प्रोसेस के लिए। तीसरा केस है हमारा फ्लो प्रोसेस के लिए, इधर देखते हैं। फॉर फ्लो प्रोसेसेस, बहुत शानदार कंसेप्ट है फॉर फ्लो प्रोसेसेस। देखो क्या है फ्लो प्रोसेस के लिए, मतलब फ्लो हो रहा होगा और जब भी फ्लो होता है तब टोटल एनर्जी क्या होती है फ्लो की वो पता होनी चाहिए। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो एट द स्टेट 1, क्लियर है ना? क्योंकि वहां फ्लो जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब देखो मजा आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी, कुछ फ्लो एनर्जी भी होती थी जिसे हम फ्लो वर्क बोलते थे, जिसे हम P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिफाइन करते थे। कुछ एंथैल्पी होती थी। एंथैल्पी क्या होता था? इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। क्या तरह क्लियर है? अभी डिस्कस करेंगे इसको। एक मिनट डिस्टर्बेंस हो, इधर देखो हम बात कर रहे थे फॉर फ्लो प्रोसेस के लिए कैसे निकालेंगे मैक्सिमम यूजफुल वर्क या फिर चेंज इन अवेलेबल एनर्जी कैसे निकालना है पर यूनिट मास या फिर टोटल मास के लिए, क्लियर है ना? एक चीज तो हमें क्लियर हो गई सर, अवेलेबिलिटी फंक्शन बता दो तो हम तुरंत निकाल लेंगे। अवेलेबिलिटी फंक्शन अगर हमें बता दो तो अवेलेबिलिटी फंक्शन का डिफरेंस दो स्टेट पॉइंट के लिए हमें क्या देगा? चेंज इन अवेलेबल एनर्जी दे देगा, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं फॉर फ्लो प्रोसेस के लिए जो अवेलेबिलिटी फंक्शन होगा पहले हम वही देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी फंक्शन, अवेलेबिलिटी फंक्शन जो होगा सर वो क्या होगा वो देख लेते हैं। फाइव इक्वल टू ये होता है कि कहां से निकल रहा था सर? मुझे टोटल एनर्जी पता चल जाए, टोटल एनर्जी माइनस के अनअवेलेबल एनर्जी बता दूं, यही तो था अवेलेबिलिटी फंक्शन। टोटल एनर्जी माइनस के अनअवेलेबल एनर्जी, ये हमारा अवेलेबिलिटी फंक्शन बता रहा था किसी भी पॉइंट पर, ठीक है? टोटल एनर्जी फ्लो प्रोसेस के लिए क्या होगी सर? कुछ इंथैल्पी होगी उसकी, अगर टेम्परेचर होगा तो, ठीक है? एंथैल्पी
कुछ इसके पास क्या होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पर यूनिट मास की बात कर रहा हूं मैं, ये सब क्या चल रहा है, पर यूनिट मास, फॉर पर यूनिट मास अभी लिख देंगे हम यहाँ आगे। प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सी होता है वेलोसिटी, सी स्क्वायर अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? क्या है ये, अगर हाफ एम वी स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो वेलोसिटी क्या है, सी के बराबर ले रहे हैं हम। वी क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहां वॉल्यूम भी वी आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज होता है। प्लस यहां पर जी जेड पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतनी टोटल एनर्जी है किसी भी स्टेट पर, उसमें से हम जानते हैं अनअवेलेबल एनर्जी घटाता हूं टी नॉट और उसकी इंट्रोपी। क्या ये अवेलेबिलिटी फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ये जो अवेलेबिलिटी फंक्शन आया फाइव फॉर यूनिट मास के लिए, याद रखना फॉर यूनिट मास। कंप्लीट मास के लिए अगर हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो सब जगह क्या हो जाएगा, एक बड़ा एच हो जाएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ये एम जी जेड हो जाएगा, और माइनस के ये टी इंटू एस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर मुझे अवेलेबिलिटी फंक्शन पता चल गया फ्लो प्रोसेस के लिए, अगर हमको अवेलेबिलिटी फंक्शन पता चल गया फ्लो प्रोसेस के लिए, तो क्या मैं चेंज इन अवेलेबल एनर्जी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो फ्लो प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब हम तुरंत लिख देंगे कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क अगर हमें पता करना है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क के बराबर हम लिख लेते हैं ना चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। हम क्या लिख रहे थे, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट 1 से 2 पॉइंट तक, तो फाइव वन माइनस के फाइव टू लिख देंगे। बहुत अच्छे। फाइव वन क्या है, एच वन प्लस के सी वन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड वन माइनस टी नोट एस वन लिख दिया हमने। बहुत अच्छे। ये पर यूनिट मास चल रहा है, ये पर यूनिट मास यहां लिख लेगा, पर यूनिट मास। ठीक है, मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के लिए निकाले, माइनस मैं तुरंत लिख दूंगा एच टू प्लस जी टू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड टू और माइनस के टी नॉट एस टू। माइनस के क्या आ रहा है, टी नॉट एस टू, इधर देख लो, टी नॉट एस टू, इधर देखना। मैं बात कर रहा हूं कि इफ क्या, इफ change in kinetic energy and potential are energy are neglected। अगर हम बात करते हैं if change in kinetic energy and change in potential energy क्या है, आर नेग्लेक्टेड है, जीरो के बराबर है, तो मैं तुरंत इनको चीर दूंगा एक दूसरे से। बिल्कुल चीर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुरंत लिख दूंगा जो हमारा मैक्सिमम वर्क होगा यूजफुल पर यूनिट मास, वो क्या आने वाला है कि सर एंथैल्पी का डिफरेंस बता दो, H1 माइनस H2। देखो मैं सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं इसको, H1 माइनस H2 और माइनस के या फिर प्लस के टी नॉट H2 माइनस H1 लिख दूं। बहुत अच्छे। इसका मतलब हमें यहां पर एंथैल्पी क्या होगी, Cp T1 माइनस T2, पर यूनिट मास चल रही है ना, तो मास तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, प्लस टी नॉट डेल्टा एस बता दो, और ये सब क्या चल रहा है, पर यूनिट मास के लिए। और यहां से हम निकाल देंगे अवेलेबल एनर्जी फ्लो प्रोसेस के लिए भी अगर निकलवाता है तो, पर यूनिट मास। कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई? मजा आ गया कि नहीं आ गया? 100% मजा आ गया होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? 100% क्या आ गया, मजा आ गया। अब देखो हमको क्या करना है कि अगर मैं अवेलेबल एनर्जी ही लिखना चाहता हूं सर, अभी ये तो हमने टोटल एनर्जी लिखी थी, क्या लिखी थी, टोटल एनर्जी। अगर मैं अवेलेबल एनर्जी ही लिखना चाहता हूं किसी भी एक पॉइंट पर, मैं चेंज नहीं लिखना चाहता, मैं किसी भी एक पॉइंट पर क्या लिखना चाहता हूं, अवेलेबल एनर्जी लिखना चाहता हूं, तो हमने लिखना हमने देख लिया था क्या था, ये था देखो, अवेलेबल एनर्जी किसी पॉइंट पर U2 माइनस टी नॉट एस टू दे रही थी, अवेलेबल एनर्जी किसी पॉइंट पर U2 U1 माइनस टी नॉट एस1 दे रहा था कि नहीं दे रहा था? क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम देखने वाले हैं कि सर इरिवर्सिबिलिटी अगर हमसे पूछता है, इरिवर्सिबिलिटी अगर पूछता है तो कैसे निकालेंगे, क्या होती है इरिवर्सिबिलिटी? क्या इरिवर्सिबिलिटी जो आ रही है, मतलब कहने का एंट्रोपी बढ़ रही होगी तभी इरिवर्सिबिलिटी आ रही है। इसका मतलब इरिवर्सिबल का मतलब है कि हमारा कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी थी वो कम हो रही है और अनअवेलेबल बढ़ रही है, उसी को हम बोल रहे हैं इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है सर, लो अगर मैं बात करता हूं इरिवर्सिबिलिटी की, इधर देखना, हम बात करेंगे अब यहां पर इरिवर्सिबिलिटी पूछता है, इरिवर्सिबिलिटी बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखते रहना। इसको इंडिकेट करेंगे हम आई से। तो ये मैं दो कंसेप्ट है अभी मैं समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं एक बार, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। कि जो इरिवर्सिबिलिटी होती है वो होती है कि मैक्सिमम वर्क बता दो माइनस जो हमको एक्चुअल मिला है वो बता दो, इसके बराबर होती है। और इरिवर्सिबिलिटी को हम बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, यही
क्या होता है कि जो एनर्जी का लॉस हुआ है हमारा, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, जो अवेलेबल होने वाली थी उसका जो लॉस हो गया है वही क्या है, हमारा इरिवर्सिबल बता रहा है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ जो इंक्रीज हुआ है क्या, अनअवेलेबल एनर्जी, इंक्रीज ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी भी क्या बता रहा है, इरिवर्सिबिलिटी बता रहा है, अनअवेलेबल एनर्जी। क्लियर है? तो अनअवेलेबल एनर्जी का इंक्रीज या फिर लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होता है। ये आई इससे हम निकाल सकते हैं, ये इरिवर्सिबिलिटी के बराबर है सब कुछ। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी के बराबर है, तो हम इसे डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्चुअल यहाँ पे लिख लो, इसको भी डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्चुअल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट कब यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये यूज करेंगे जब हमको मैक्सिमम और एक्चुअल वर्क डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो। when when कब यूज करेंगे, when actual work is directly given in the question, directly given in the question। जब भी वर्क, अगर वर्क के टर्म में डेटा दे रखा है तो हम यहां से हम निकालेंगे इरिवर्सिबिलिटी, अदरवाइज। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है या फिर कंसेप्ट होता है, किसने दिया, उसको दिया था गे स्टोरोला इक्वेशन करके नाम जाना जाता है, या फिर गे स्टोरोला थ्योरम। क्लियर है ना? क्या है, कौन सी थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, इधर देखते रहना, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गे स्टोडोला थ्योरम, किसी साइंटिस्ट के नाम है, टेढ़े मेढ़े बोले ही नहीं जाते हमसे तो सर आपने, आपसे ही नहीं बोले जा रहे, हमसे क्यों बोले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना कि इसके अकॉर्डिंग इरिवर्सिबिलिटी होती क्या है। देखो, इसके अकॉर्डिंग इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी वो देखना है। इरिवर्सिबिलिटी जो होती है एंट्रोपी की वजह से आती है, सब जानते हैं कि हमको बता दो टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर बता दो, इनटू चेंज इन एंट्रोपी बता दो, किसकी, यूनिवर्स की, चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स। और समटाइम्स यहां पर ऐसे भी बात करता है, इरिवर्सिबिलिटी बता दो टी नॉट इनटू डेल्टा एस जनरेशन। क्लियर है ना? एंट्रोपी बता दो टी नॉट इनटू डेल्टा एस जनरेशन, या फिर इरिवर्सिबिलिटी बता दो टी नॉट इनटू डेल्टा एस यूनिवर्स। तो हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, इरिवर्सिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ जो इरिवर्सिबिलिटी होगा वो टी नॉट इंटू डेल्टा एस यूनिवर्स और इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल्टा एस जनरेशन के बराबर होगा। ये किसने दिया था फॉर्मूला, इसने दिया था, और हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्यों किया, क्योंकि हम बोले थे अनअवेलेबल एनर्जी हमें चाहिए, तो हमने देखा था अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती थी सर, होती थी टी नॉट इंटू एंट्रोपी के बराबर होती थी। तो प्रोसेस के दौरान कितना चेंज इन एंट्रोपी हुआ वो बता दो, सराउंडिंग का टेम्परेचर बता दो, वही अनअवेलेबल एनर्जी बता रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ प्रोसेस के दौरान जो जनरेट एंट्रोपी जनरेट हुई होगी या एंट्रोपी चेंज हुई होगी, उसकी वजह से अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ी होगी, इसीलिए हम बोल देते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी आई होगी। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा। और यहां तक हमारा अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी फॉर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इरिवर्सिबिलिटी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? और अब वाकई में मजा आ गया तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और पढ़ते रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और देखते रहना है इसी तरह मैकेनिकल ट्यूटर को। क्लियर है ना? अपना ही चैनल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरह पढ़ाई करते रहो। हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब पढ़ाई करते हो, जब नहीं करते हो तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बंद कर देंगे फिर किसी दिन, फिर बोलोगे सर बंद क्यों कर दी क्लास। क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो हम क्यों इतना जोर जोर से चिल्लाएंगे। आज भी मेरा गला दर्द कर रहा है, यकीन मानो, आज भी मेरा गला दर्द कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। क्यों? मैंने 4-4 5-5 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए एक साथ कंटिन्यू, बिना बिना किसी ब्रेक के। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू किसी दिन मूड होता है तो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये गला दर्द करने लग जाता है फिर। ठीक है, और दिक्कत ये है कि गर्मी का टाइम चल रहा है, पानी वानी ना पियो तो और प्रॉब्लम है। बोलते हैं टेम्परेचर हाई हो जाता है गले का, और गर्म पानी पियो तो ज्यादा दिक्कत होती है। कभी ठंडा पानी पी लिया तो हो गया खेल खत्म। क्लियर है ना? इसीलिए आप लोग शेयर शेयर करो, चीजों को सपोर्ट करो, ताकि मैं कंटिन्यू आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। बाकी का आप लोग समझदार हो, समझदार को क्या होता है, इशारा ही काफी होता है बहुत अच्छा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स, और इसी तरह बैठे रहना कॉपी पेन लेके।
बहुत ही मजा लेने वाले कल के लेक्चर में, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के क्वेश्चंस या फिर एंट्रोपी के क्वेश्चन करना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, सिविल सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विस के, गेट के। क्लियर है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।